नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे, जहां उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्रियों ने बुके देकर स्वागत किया। वहीं गृह मंत्री एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से आईटीबीपी सीमा द्वार के रवाना हुए और एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी को पहुंचने वालों में सुबोध उनियाल, गणेश जोशी समेत अन्य शामिल थे। बता दें कि अमित शाह आईटीबीपी के माध्यम से समारोह में शिरकत की। आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आईटीबीपी सीमा द्वार में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आईटीबीपी सीमा द्वार में कार्यक्रम का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। बता दें देहरादून से इस वक्त की आपको बड़ी खबर। आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आईटीबीपी सीमा द्वार में कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में की शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस आज। गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। वहीं पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। सीएम पुष्कर धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस आज। बता दें कि देहरादून से इस वक्त की आपको बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस आज है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है कार्यक्रम में। बता दें कि देहरादून से आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस आज। गृह मंत्री अमित शाह और पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लंबे समय से रिक्त पड़े कई पदों को शीघ्र भरा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित सरकारी आवास पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभाग में लंबे समय से कई सर्वांगों के बता दें कि अंतर्गत रिक्त चल रहे पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने खाली चल रहे पदों पर 200 डॉक्टरों की तैनाती करने और 30 दिसंबर तक वार्ड बॉय, आशा और एएनएम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 1377 नर्सिंग अधिकारियों ने दिसंबर पहले हफ्ते में हल्द्वानी और दून में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन भी श्रीनगर गढ़वाल में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए मंथन किया जाएगा। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद के सौदे और लग्जरी चीजें और घर में काम आने वाले अन्य दूसरी चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है और वहीं धनतेरस के चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर में खरीदारों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। चाहे 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन, स्वामियों के मुताबिक बाजार में लगे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। धनतेरस के लेकर तो हमेशा इस साल के हर साल ही मार्केट में बहुत ज्यादा वो रहता है और जितना भी हमको अभी कस्टमर भी आ रहे हैं, डेली करीब 15 से 20 वॉक इन भी आ रहे हैं। कस्टमर गाड़ी के नेक्स्ट फीचर भी अच्छे मतलब
पसंद कर रहे हैं। मारुति ने अब गाड़ी में सारी गाड़ी में स्टैंडर्ड एयर बैग, सारी फीचर गाड़ी में, सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में सारे आ गए हैं। तो कस्टमर को ये अप्रोच नहीं करता है कि मुझे इस सेगमेंट की गाड़ी चाहिए। उनको तो है कि मारुति कार, तो देखो हम लोग शुरू से जब से बड़े हुए हैं ये सोचा है कि मारुति गाड़ी ही बिकती है। तो उस तरह से कस्टमर का तो धनतेरस का अच्छा रिस्पॉन्स है। और अब जो हम लोग भी कल प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग करीब 200+ गाड़ी की डिलीवरी प्लान कर रहे हैं देहरादून काउंटर से। और जो हिल्स से रहेगा वो 100+ काउंटर है हमारे डीडी मोटर्स में। और कस्टमर है यहाँ पर, हम लोग मॉर्निंग में भी शोरूम 6 बजे ओपन करेंगे। तो और प्लस राजपुर एक हॉट रोड है सबके लिए, और राजपुर रोड पे एक ही शोरूम मारुति का, तो हम लोग के लिए कस्टमर ज़्यादा यहाँ पर रहता है। सर रिस्पांस तो इस बारी अच्छा है पिछली बार की कंपैरिजन में। अगर हम पिछली बार की बात करें तो हमारे पास बुकिंग्स कम थी। इस बारी अगर हम देखें तो हमारे पास 100+ बुकिंग तो हैं इन हैंड, और बाकी जो रैंडम कस्टमर आ जाएगा वो अलग है। तो कल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 200 गाड़ियाँ आराम से बेच देंगे। दिवाली और छठ पूजा को लेकर हरिद्वार रोडवेज ने तैयारी शुरू कर दी है। इन त्योहारों पर रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या अधिक रहती है। वहीं आपको बता दें कि जिसके चलते सभी रूटों पर रोडवेज बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। जिन रूटों पर यात्रियों की अधिकता रहती है वहां पर बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि दिवाली पर भीड़ के मद्देनजर हरिद्वार रोडवेज में दिल्ली, पश्चिमी यूपी और मुरादाबाद रूट पर करीब 1 दर्जन एक्स्ट्रा बसें चलाने की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर जो है हमने जो है विशेष रूप से जो है दिल्ली मार्ग पर जो है इस समय 49 बसें हम ऑपरेट करेंगे, और जहां की भीड़ होगी उसी के अनुसार हम बसों का संचालन करेंगे। वर्तमान में जो है रुपेडिया मार्ग की जो है ज़्यादा भीड़ निकल रही है, मुरादाबाद बरेली साइड की, तो उनको उठाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अतिरिक्त बसों का संचालन जो है अभी रुपेडिया मार्ग पर किया जा रहा है। और जैसे ही जो है दिल्ली वगैरह की जैसे शुक्रवार की कल से जो है पैसेंजर बढ़ने की स्थिति है, उसी के अनुसार हम बसों को जो है मार्गों पर ऑपरेट करेंगे। इन दिल्ली मार्ग पर जो हमें 5 बसें अतिरिक्त चलाने के आदेश जो है मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं। 49 बसें हम इस दिल्ली मार्ग पर जो है ऑपरेट करेंगे, और बाकी जो है शेष जैसे टनकपुर है, हल्द्वानी है, आपका मुरादाबाद है, बरेली है, लखनऊ वगैरह कानपुर साइड की भी इधर की भीड़ निकलती है। तो उन पैसेंजरों को जैसे ही जो है जैसे हमें बस स्टेशन पर उनकी उपलब्धता होगी उसी के अनुसार जो है हम बसों का संचालन करेंगे। गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स का समापन हो चुका है। अब अगले साल 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होंगे। 38वें नेशनल गेम्स का फ्लैग उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्या को सौंपा गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर गोवा में रेखा आर्या के साथ उत्तराखंड खेल विभाग की टीम मौजूद थी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनेगा। गोवा भ्रमण के दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही कहा कि हमारा प्रयास है कि हम देवभूमि को खेल भूमि बनाएं, जिसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा कोतवाली में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर व्यापारियों और प्रतिनिधियों की पुलिस के साथ बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि त्योहारों की वजह से बाजार में होने वाली काफी भीड़ भाड़ के चलते यातायात व्यवस्था बाधित हो जाता है और साथ ही सुरक्षा और शांति व्यवस्था भी भंग होने की संभावना बनी रहती है। वहीं इसी को देखते हुए बैठक का आयोजन किया गया। यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के लिए व्यापारियों को सुझाव दिए गए हैं और साथ ही सुरक्षा, शांति और यातायात व्यवस्था को भी सुचारू और दुरुस्त बनाए रखने के साथ त्योहारों को सकुशल मनाने की भी अपील की गई है। इसमें जैसे आपको पता है कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है और कुछ दिनों में धनतेरस का त्यौहार भी है और कई भैया दूज का त्यौहार है, तो बाजार में खटीमा बाजार में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। उस संबंध में हमारे व्यापारियों के साथ एक मीटिंग की गई है। व्यापारियों से भी हमने उनसे सलाह ली है कि इसमें यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था के कैसे क्या प्रबंध किए जाने हैं, तो उनके द्वारा भी हमें सुझाव दिए गए हैं। उन्हीं सुझावों में और पुलिस अपनी व्यवस्था बनाकर इस बार के त्यौहार को सकुशल बनाए।
जनपद उधम सिंह नगर के कोतवाली खटीवा में एसएसआई अशोक कुमार के नेतृत्व में डीजे संचालकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में रात 10 बजे के बाद डीजे न चलाने की बात कही। वहीं डीजे संचालकों और कार्यक्रम आयोजकों को सख्त चेतावनी दी गई है। 10 बजे के बाद डीजे चलता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस अवसर पर पुलिस उप निरीक्षक संदीप पिखवाल ने बताया कि ग्रामीणों और प्रभावितों की ओर से बार बार शिकायत मिल रही थी कि रात 10 बजे के बाद डीजे संचालक से काफी असुविधा हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में रात 10 बजे के बाद डीजे संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीजे संचालकों को इसलिए बुलाया गया था कि कई ग्रामीणों द्वारा और कई नागरिकों द्वारा समय समय पर शिकायतें की जाती है कि 10 बजे के बाद डीजे शादी विवाह में डीजे का संचालन किया जाता है। उस संबंध में हम लोगों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश निर्देशों के संबंध में उन्हें अवगत कराते हुए उन्हें सख्त चेतावनी दी गई है कि 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं चलाएंगे और जो डीजे आयोजक हैं, जो पार्टी के आयोजक हैं, यदि उनके द्वारा भी ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो उनके साथ कार्रवाई की जाती है। ऋषिकेश में जयदेव प्रसाद उमादत कुड़ियल सरस्वती शिशु बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ रजनी रावत समेत सभी मुख्य अतिथि, स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने मिलकर किया। वहीं इस दौरान छात्र छात्राओं ने हाथ से बने तमाम प्रकार के सामान की प्रदर्शनी लगाई, जिसे देखकर लोगों ने काफी तारीफ की। विद्यालय की प्रधानाचार्य रजनी रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदर्शनी लगाने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि लोग चाइनीज सामान को टाटा बाय बाय कहकर भारतीय सामान की ओर आकर्षित हो, केवल सस्ते के चक्कर में विदेशी सामान को बढ़ावा ना दे। वहीं भारत का सामान भारत में भले ही महंगा बिकेगा, लेकिन उससे भारत का रुपया भी भारत में ही रहेगा। रजनी रावत, जयदेव प्रसाद उमादत कुड़ियल सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज 14 बीघा। आज विद्यालय में फूड एंड क्राफ्ट का मेला रखा गया है, जो हम समाज को एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो चाइनीज सामान है वो पूर्ण तरह से अपने भारत में बांधित हो जाए, जिसके लिए बहनों ने विभिन्न प्रकार के दीपक, लड़ियां और सजाने के सामान बनाए हैं, जो कि एक संदेश देते हैं अपने भारत को कि बाहर से आने वाले सामान में ये पूर्ण तरह से बांधित हो जाए। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान संतोष पांथरी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माधवी पांथरी, श्रीमती वंदना थलवाल, श्रीमती प्रीति पोखरियाल दीदी जी और श्रीमती अनुराधा राणा दीदी जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि वो शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकते, जिनकी बदौलत नया राज्य हमको प्राप्त हुआ है। इस प्रदेश में अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, जिसके लिए बीजेपी सरकार संकल्पित है। और साथ ही उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि आंदोलनकारी की जो प्रमुख मांग 10% क्षैतिज आरक्षण की थी, उसमें धामी सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 23 वर्षों में उत्तराखंड में काफी बदलाव हुए हैं और उत्तराखंड लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। वहीं निश्चित रूप से 2025 तक सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शुमार करे। देखिए, आज 22 वर्ष पूर्ण हुए, 24 वर्ष हम प्रवेश कर रहे हैं और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि 24 में जो प्रारंभ वर्ष के प्रथम दिन आज देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे मध्य है। ये भी इस राज्य के विकास के लिए एक सूत्र के रूप में काम करेगा और मैं कह सकता हूँ कि राज्य के जो सपने थे वो तो हमारे सपने जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं यही गति बनी रहे तो परमपिता परमात्मा हमारा भगवान बद्रीशाली की कृपा रहेगी। राज्य के उस चौमुखी विकास के हम आगे बढ़ेंगे। बहुत गति से विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। आज मैं पुष्कर प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, जहां से हम लोगों को औसतन 400 मेगावाट बिजली की आपूर्ति भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। साथ साथ
हम लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज से भी टाई अप कर रखे हैं। शॉर्ट टर्म और एलडीसी गन की जो भी बिजली मिल सकती है उसको व्यवस्था की जा चुकी है। अभी सर जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है उसमें भी कई एमओयूज हुए हैं ऊर्जा के क्षेत्र में भी, तो आपको लगता है कि प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल? निश्चित रूप से भारत सरकार और प्रदेश सरकार के एफर्ट से जो भी एमओयूज हो रहे हैं इससे प्रदेश का विकास तो होगा ही, ऊर्जा सेक्टर का भी विकास होगा। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रशासन की तरफ से राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। एसडीएम कोर्ट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी पहुंचे। वहीं एसडीएम परितोष वर्मा और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, उत्तराखंड महिला परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रौतेला और बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां पर वक्ताओं ने राज्य आंदोलन के दौरान हर प्रकार के घटनाक्रमों को बड़ी ही विस्तृत तरीके से बताया। बहुत प्रगति की है। जब राज्य बना हमारा 400 करोड़ बजट होता था, आज 50,000 करोड़ में बजट हुआ और राज्य में पलायन रुका, उद्योग लगे, लोगों को रोजगार भी मिला। हाँ, बहुत चीजें बची हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, बड़े युवा मुख्यमंत्री हैं, राज्य आंदोलन से जुड़े रहे और उनका मानना है, वो कहते हैं कि प्रदेश से हमको पलायन रोकना है, लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी उनकी योजना है अगला दशक उत्तराखंड का हो, पूरे देश में उत्तराखंड नंबर 1 राज्य बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं और हम सब लोग उनका आज के दिन हम शपथ ले रहे हैं कि हम उनका सहयोग कर इस राज्य के जो सपना था आंदोलनकारियों का, उस सपने को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। आज जो जिलाधिकारी कार्यालय का जो प्रांगण है उसमें हमारे राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम स्थापित यहाँ पर आज आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे साथ सहयोगी के रूप में खड़े हैं हुकुम सिंह कुंवर जी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने हमको इसमें अपना पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया है। जिस प्रकार से राज्य गठन में राज्य आंदोलनकारियों की प्रमुख भूमिका रही है, आज राज्य हमारा अगर अपना एक स्थान बना रहा है तो उसमें उनका योगदान अविस्मरणीय है। मैं सभी को उसमें बधाइयाँ देना चाहूंगी। साथ ही उन जिन्होंने अपने इसमें प्राण न्यौछावर किए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरी तरफ से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस राज्य गठन के राज्य स्थापना की आज 23वीं वर्षगांठ है। मैं सर्वप्रथम सभी इस राज्य के निवासियों को राज्य स्थापना वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं, 23वीं वर्षगांठ की, और साथ ही नमन करता हूं उन लोगों को जिन्होंने शहादत दी थी, जो शहीद हुए थे, और सभी उत्तराखंड के क्रांतिकारियों की जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया था। सबको बधाई देता हूं और आज माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश समग्र विकास कर रहा है। देखो, बहुत खुशी का विषय है कि हम राज्य बने आज 23 साल हो गए हैं। आज वो आंदोलनकारी यहाँ पर इकट्ठा थे जिन्होंने राज्य आंदोलन में बड़ी अहम भूमिका दिखाई थी। आज उनका यहाँ पर सम्मान किया गया। मैं चाहता हूँ कि राज्य निर्माण की जो अवधारणा थी, हमारे शहीदों का सपनों का राज्य था, उसको बनाने में हमारी सरकार काम करेगी। मैं तो पुष्कर सिंह धामी से निवेदन करता हूँ कि वो राज्य आंदोलनकारी धरती खटीमा से और चंबौर से वो मुख्यमंत्री हैं, भविष्य में वो राज्य अवधारणा के काम करेंगे। स्थायी राजधानी, मूल निवास प्रमाण पत्र, वो कानून जैसे नियमों को पालन करवाई के सफल होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। पुनः मेरी बधाई सब लोगों को। राज्य आंदोलन में जिन भी लोगों ने भागीदारी करी, शहादत दी, कठिनाइयों को झेला, निश्चित तौर पर आज उनको स्मरण करने का दिन है। इसी क्रम में यहाँ पर एसडीएम कोर्ट में आज सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारियों ने प्रतिभाग किया, उनका हमने सम्मान किया, उनका अभिवादन किया। और मैं इस अवसर पर राज्य के सभी वासियों को, क्षेत्र के सभी वासियों को, नगर निगम क्षेत्र के सभी वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर पूरी तैयारी से अपनी कमर कस ली है। वहीं प्रशासन ने ब्लॉक सभागार में उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल के नेतृत्व में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में अधिशासी अधिकारी शाहिद अली, नगर पालिका जसपुर, और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत महुआ डाबरा, शिखा आर्या, बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहे। वहीं जिन्हें मतदाता सूची को लेकर ट्रेनिंग दी गई। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ
बैठक की गई, जिसमें सबसे पहला काम होता है मतदाता सूची का सृजन करना और उसी के लिए ट्रेनिंग दी गई है ताकि आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची सही और शुद्ध तरीके से तैयार की जा सके। था जो क्योंकि नगर पालिका के जो आगामी चुनाव हैं उसके मद्देनजर जो है, जो प्रथम कार्य किसी भी चुनाव का होता है वो होता है मतदाता सूची का सृजन करना। तो मतदाता सूची के लिए जो है आज बीएलओज को बुलाया गया था, उनको ट्रेनिंग आज देनी थी, तो उनको प्रशिक्षण दिया गया ताकि जो है नगर पालिका के जो आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची शुद्ध और सही तरीके से तैयार की जा सके, तो इसके बारे में उनको बताया गया। त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोरी का धंधा जोरों पर शुरू हो जाता है, जिसके चलते खाद्य विभाग द्वारा जगह जगह पर छापेमारी की जाती है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत शिवराजपुर टोल टैक्स पर आज खाद्य विभाग की टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें विभाग द्वारा मावा, बतीसा, रसगुल्ले, बर्फी, बूंदी के सैंपल लिए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अफजलगढ़ और केहिरपुर ले जाया जा रहा है। वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रकाश फुलारा ने बताया कि त्योहार को देखते हुए आज सुबह से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है, जिसमें मिठाई या खाद्य पदार्थ मिले हैं। मावे के भी सैंपल लिए गए हैं। कुछ सामग्री ऐसे भी मिली है जो पैकेट में थे, लेकिन उनके बिल ना होने के कारण उनको हिदायत दी गई और बिना बिल को लेकर ना आए, क्योंकि त्योहारी सीजन में मिलावटी होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें कि लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि दिवाली के सीजन को देखते हुए लगातार दुकानों पर और डेयरियों पर छापेमारी की जा रही है और दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं और दुकानदारों से अपील की जा रही है कि मिठाई में कोई मिलावट ना करें और किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करने की अपील की गई है। बता दें कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार एक्शन मोड नजर आ रहा है। लगातार दुकानों पर छापेमारी की जा रही है और मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं। बता दें कि जसपुर में 6 बजे से यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, सारे वाहनों को चेक कर रहे हैं, जिसमें हमें जो मिठाई या मिठाई से निर्मित जो खाद्य पदार्थ मिले हैं और मावा भी हमने उनके सैंपल भी लिए गए हैं और कुछ सामग्री ऐसे मिली जो पैक्ड फूड आइटम थे, परंतु उनके पास बिल न होने के कारण उनको हिदायत दी गई है बिना बिल के आप न ले जाएं और साथ में बिल होना चाहिए। ये लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी त्योहारी सीजन में, क्योंकि जो डिमांड बढ़ने से जो है मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा जो है चेकिंग अभियान चलाते हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और 62वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 17 प्रशिक्षण केंद्र, 16 सेक्टर, 5 फ्रंटियर और 2 कमांडो मुख्यालयों के साथ हमारा मजबूत एक बलशाली संस्थान के रूप में उभर कर आया है। मित्रों, आज महान सपूत देश के श्री सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और सच्चिदानंद सिन्हा जी का जन्मतिथि है। ये दोनों स्वतंत्र वीरों को मैं हृदय से प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, कुछ दिन पहले मैं किबीथू में अरुणाचल की बॉर्डर पर भारत चीन सीमा पर पहले गांव में आईटीबीपी के जवानों के साथ रात्रि निवास किया था। रात्रि भोजन के वक्त मैंने जवानों को ऐसा ही पूछा कि भाई आपकी दिक्कतों का तो मेरे पास समाधान नहीं है। परिवार से दूर रहना, -45 डिग्री टेम्परेचर में
दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा करना, और जब परिवार को आपकी जरूरत होती है तभी देश को आपकी जरूरत होती है, और आपकी प्रायोरिटी देश होता है। मेरे पास आपकी दिक्कतों का समाधान नहीं है। फिर भी सरकार के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते अगर हम कुछ कर सकते हैं तो आप जरूर बताइए। उस वक्त रात्रि भोजन के वक्त वायुयान और रेल यात्रा में टिकट रिजर्वेशन के लिए कोटा रिजर्व करने के लिए जवानों ने मांग की थी। मुझे बड़ा हर्ष है कि आज वायुयानों में और रेल में सेना की तर्ज पर हमारे सीएपीएफ का कोटा तय हो चुका है, जिससे आपको आपके परिवार के साथ पहुंचने में बड़ी सुविधा है। मित्रों, आज यहां पर कई नई शुरुआतें हुई हैं। इसमें से मैं दो का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी बिल्डिंग, इसके प्रयोग का आज ई लोकार्पण हुआ है, और आज से एलएनटी द्वारा ये बनाया गया हमारा एक प्रकार से नया प्रयोग 17,000 फीट की ऊंचाई पर ठंडे मरुस्थल में एक आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनकर रहने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।